एक गांव में किश्नू नाम का एक मजदूर रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। वो खासकर कुएं और सुरंग खोदने का काम किया करता था। वो कैसी भी ज़मीन पर कुआं और सुरंग खोद दिया करता था, जिनसे कि ताज़ा ताज़ा पानी निकला करता था। आसपास के गांव के लोग उसे कुएं साफ करने और सुरंगें खोदने के लिए बुलाया करते थे। एक दिन रतनपुर गांव के छगन सेठ ने उसे काम के लिए बुलाया। किश्नू उनके पास चला गया। नमस्ते सेठ जी, आपने काम के लिए बुलाया था, कहिए क्या काम है। किश्नू को देखकर छगन सेठ ने कहा, अच्छा तो तू है किश्नू भाई, सुना है तू बड़ी अच्छी अच्छी सुरंग खोद देता है। मेरे घर के बाहर एक पुराना कुआं है, उसे साफ करके वहाँ एक सुरंग खोदनी है बेटा, जिससे पानी आ जाए। हाँ हाँ सेठ जी, मैं खोद दूंगा, आप दिखाइए तो सही। छगन सेठ किश्नू को अपने खेतों के बाहर एक पुराने कुएं में ले जाता है। कुएं को देखकर किश्नू उससे कहता है, सेठ जी आप बेकार इस कुएं की सफाई करवा रहे हैं, यहाँ तो पानी वानी निकलने के कोई चांस नहीं है। अबे तुझे तो सफाई करने और सुरंग खोदने से मतलब है, पानी निकले या ना निकले। छगन सेठ के कहने पर किश्नू उस कुएं की सफाई कर देता है और वहाँ पर एक सुरंग खोदकर उसे बांस से अच्छी तरह ढक देता है। बांस से ढकने के बाद वो एक बांस की टनल बन जाती है और कुआं एक बांस के कमरे में बदल जाता है। काम पूरा होने के बाद छगन सेठ किश्नू को बहुत ही कम पैसे देता है और उसे डरा धमकाकर वहां से भगा देता है। किश्नू के जाने के बाद छगन सेठ अपना सारा ब्लैक का पैसा, सोना चांदी उस टनल में जमा कर देता है और हंसते हुए कहता है, आने दो इनकम टैक्स वालों को, उन्हें मेरे घर कुछ नहीं मिलेगा अब। अगले दिन पुलिस वाले और इनकम टैक्स वाले छगन सेठ के घर पर छापा मारते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी ब्लैक का पैसा नहीं मिलता है। ये खबर अखबार में छपती है। छगन सेठ के घर पर छापा पड़ने और उसका ब्लैक का पैसा बताने वालों को इनाम देने की खबर जब किश्नू अखबार में पढ़ता है तो वो सीधा पुलिस के पास जाता है और उन्हें बांस की टनल और कमरे के बारे में बताता है। पुलिस किश्नू के साथ जाकर वहां छापा मारती है और छगन सेठ का सारा ब्लैक का पैसा जमा कर लेती है। किश्नू को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया जाता है। अब किश्नू बांस की टनल और ईमानदारी की वजह से बहुत अमीर हो जाता है और अपने बच्चे को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाने लगता है और छोटी सी दुकान खोल लेता है। रामपुर गांव में किरण नाम की एक औरत रहती थी। उसका गांव में एक ढाबा था। वो अपने ढाबे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी, लेकिन उसके ढाबे की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी एग पास्ता, जो रामपुर और आसपास के गांव वाले वहां खाने आया करते थे और उसकी बहुत ही तारीफ करते थे। भाई वाह, मजा आ गया एग पास्ता खाकर। उसी गांव में चिंटू नाम का एक आदमी रहता था। वो किरण से बहुत जला करता था और हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि किरण को कैसे नीचा दिखाया जा सके। वो कोई काम काज नहीं करना चाहता था, वो तो बस आसान तरीकों से और लोगों की नकल करके जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहता था। एक दिन चिंटू कुछ करतबबाजों को देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, सिर्फ एक बंदर को नचाने से इतने पैसे कमाए जाते हैं। आज इनका पीछा करता हूँ और इनका बंदर ही चुरा लूंगा। चिंटू पूरा दिन उन करतबबाजों का पीछा करता है और चुपके से उनके बंदर को नींद की गोली खिलाकर चोरी कर लेता है। चिंटू उन करतबबाजों के बंदर को ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और खुद पास्ता खाने किरण के ढाबे पर चला जाता है। जब वो किरण के ढाबे पर पास्ता खा रहा था तो वहाँ भीड़ और आगे खाली जगह देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने किरण से कहा, किरण बहन जी, वो बात ये है कि मैंने ना अभी अभी करतबबाजी का धंधा खोला है। मेरे पास बंदर है, बहुत अच्छे करतब दिखाता है। मैं क्यों ना आपके ढाबे के सामने खाली जगह में अपने करतब दिखाऊं। यहाँ पे बहुत भीड़ जुटेगी, आपकी भी कमाई होगी और मेरी भी होगी। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है। किरण के साथ बात कर चिंटू मन ही मन पैसे कमाने के ख्वाब देखकर अपने घर वापस आता है और देखता है कि बंदर पिंजरे में बहुत उछल कूद मचा रहा था। चिंटू एक छड़ी उठाता है और बंदर को मारने लगता है। देख बे बंदर,
कल तमाशा करियो तमाशा, नौटंकी मत करियो कोई। और सुबह होते ही वो बंदर को लेकर किरण के ढाबे पर आ जाता है। किरण बहन जी आ गया, मैं अपना तमाशा शुरू कर दूं। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन चिंटू ने तो बंदर चोरी किया था, उसे तो पता ही नहीं था कि बंदर को नचाना कैसे है। वो बंदर को रस्सी से उल्टा सीधा खींचने लगता है और उसे छड़ी मारने लगता है। अबे नाच बंदर नाच, अबे मेरे बंदर नाच। लेकिन लगातार डंडे खाकर बंदर को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू के हाथ से रस्सा छुड़ाकर ढाबे की ओर भागता है और पूरे ढाबे का सामान तहस नहस कर देता है। ये देखकर किरण को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नौकरों से कहकर चिंटू की बहुत पिटाई करती है। हाय मैं मर गया, अरे छोड़ दो बहन जी, किरण बहन जी मुझे छोड़ दो। बंदर वहाँ से भागकर सीधे अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक को इशारा कर चिंटू के वहाँ ले आता है। बंदर का मालिक पुलिस बुला लेता है और वो लोग चिंटू को पकड़ लेते हैं और चिंटू सभी के सामने उनसे माफी मांगता है। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तो पैसे कमाने के लिए बंदर चोरी किया था, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अरे किरण बहन जी मेरे को अपने ढाबे पे नौकर ही रख लो। और किरण उसे अपने ढाबे पर नौकर रख लेती है और चिंटू अब मेहनत करके पैसे कमाने लगता है, क्योंकि अब उसे चोरी और बेईमानी करने का सबक मिल चुका था और अब वो किरण के एग पास्ता ढाबे पर काम करने लगता है। मोमोज वाली की सफलता। दीमापुर गांव में मीना अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मीना और उसके पति का गांव के बाजार में एक छोटा सा ढाबा था। वो वहां पर स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को बेचा करते थे, जिससे उनका गुजारा सही चल रहा था। वो दोनों उतना ही खाना बनाते थे जितना कि शाम तक बिक सके, ताकि कल उन्हें बासी खाना ना बेचना पड़े। इसी कारण उनके खाने की सभी लोग तारीफ किया करते थे। उनकी इस बात से बगल का कल्लूराम ढाबे वाला बहुत जला करता था, क्योंकि वो अपने खाने में नकली और मिलावटी चीज़ों का इस्तेमाल किया करता था। इसीलिए उसके वहाँ कोई खाना खाने नहीं जाता था। उसका काम तभी चलता था जब मीना का ढाबा बंद हो, तब लोगों को मजबूरी में कल्लूराम के पास ही खाना खाने जाना पड़ता था। ये देखकर कल्लूराम ने सोचा कि अगर मीना का ढाबा ही बंद हो जाए तो मेरा काम चल निकलेगा। उसने गांव के गुंडे सुरेश को बुलाकर मीना के ढाबे में चोरी करने को कहा। अरे सुरेश, एक काम करना, रात को मीना के ढाबे का सारा सामान चुराकर मेरे खेत वाले घर में रख देना। इनका सामान ही नहीं रहेगा तो क्या बनाएंगे। नया सामान लाते लाते इन्हें बहुत समय लग जाएगा और तब तक तो मेरा काम काफ़ी चल निकलेगा। ठीक है कल्लू दादा, आपका काम हो गया समझो। अगले दिन सुबह जब मीना अपने पति के साथ ढाबे पर आती है तो सारा सामान गायब देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे ढाबे पर चोरी किसने की? मुझे तो ये पड़ोस वाले कल्लू पर शक हो रहा है। मीना की बात सुनकर उसका पति कहता है, मीना परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हमें दोबारा से सारा सामान खरीदना पड़ेगा और मैं पुलिस में तो रिपोर्ट कराऊंगा ही सही। वो दोनों पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट करवा देते हैं। पुलिस आकर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अब ढाबे पर क्या बनाकर लोगों को खिलाएं। तभी उन्हें याद आता है कि लकड़ियों के नीचे कुछ सब्जियां और आटा रखा हुआ था। तभी मीना को एक आइडिया आता है। वो सारी सब्जियों को उबालकर उसमें नमक, मिर्च और मसाले मिलाती है और आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर उनके मोमो बना देती है और जो भी उसके ढाबे पर आता है उसको वो मोमो खिलाती है। लोगों को उसके हाथ के बनाए मोमो बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे उनकी दुकान पर फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कल्लूराम का उनको बर्बाद करने का सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करके कल्लूराम के खेत वाले मकान से उनका चोरी का सारा सामान पकड़ लेती है। मीना का ढाबा फिर से खुल जाता है, लेकिन अब खाने के साथ साथ उसके मोमो की बिक्री भी बहुत बढ़ जाती है और लोग मीना को मीना मोमो वाली के नाम से जानने लगते हैं। एक गांव में राजन नाम का एक आदमी अपने बेटे चिंटू के साथ रहता था। राजन पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। राजन गन्ने का रस बेचकर अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था, लेकिन वो अपने बेटे चिंटू को अच्छी शिक्षा देना चाहता था। इसीलिए उसने गांव के पास के स्कूल में अपने बेटे चिंटू की एडमिशन करा रखी थी।
चिंटू बड़े ही लगन से स्कूल में पढ़ाई किया करता था और छुट्टी होने पर वो अपने पिता के साथ गन्ने का रस बेचने में उनकी मदद करता था। एक दिन जब चिंटू स्कूल से वापस घर आ रहा था तो उसने देखा कि स्कूल से घर जाने वाला रास्ता बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ आकर गिर चुका था। इसीलिए उसे अब जंगल के रास्ते से जाना पड़ रहा था। ओहो, अब तो बांस के जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन चिंटू जब बांस का जंगल पार करके शहर की ओर पहुंचा तो उसने वहां पर एक आइसक्रीम के ठेले पर कुछ बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देखा। चिंटू को आइसक्रीम खाने का बहुत मन किया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने सोचा कि वो अपने पिता के पास जाकर आइसक्रीम खाने के लिए कहेगा। अगले दिन चिंटू छुट्टी होने के कारण अपने पिता के साथ गन्ने का रस बेचने जाता है और जब शाम को वो घर वापस आ जाते हैं तो चिंटू की नज़र ठेले पर पड़ी बर्फ और बचे हुए गन्ने के रस पर पड़ती है। वो अपने पिता से कहता है, पापा, क्यों ना हम इस बची हुई बर्फ की कुल्फी बनाएं? कल तक वैसे भी ये बर्फ पिघल जाएगी और कुछ काम नहीं आएगी। चिंटू की बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। चिंटू अपने पिता के साथ मिलकर घर में ही कुल्फी बनाना शुरू कर देते हैं और कुल्फी बनाते ही चिंटू कहता है, पापा, कल घर आते हुए मुझे कुछ बांस के टुकड़े मिले थे, हम उसे सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंटू के पिता उसकी बात मान लेते हैं और वो बांस के सांचे में गन्ने का रस भरकर कुल्फी जमा देते हैं और उसके ऊपर बांस के टुकड़ों को उबालकर उनसे सजावट कर देते हैं, जिससे उनकी बांस और गन्ने के रस की बहुत ही अच्छी कुल्फी बनकर तैयार हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी उसे खाने लगते हैं। चिंटू गन्ने के रस की आइसक्रीम खाकर बहुत खुश होता है और अगले दिन से चिंटू के पापा गन्ने के रस के साथ साथ गन्ने के रस और बांस की कुल्फी बेचना भी शुरू कर देते हैं, जो सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है।